आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का टी20 फॉर्मेट बहुत जल्द हम सबके बीच होगा और भारतीय टीम जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है इस टी20 फॉर्मेट की, उन्होंने अपनी टीम का स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले आपको टीम बताते हैं, फिर बात करेंगे कमजोर कड़ियों पर, बात करेंगे किसे मिली एंट्री, कौन हो गया बाहर। टीम में शामिल हैं सूर्य कुमार यादव, कप्तानी करते नजर आएंगे। एक बार फिर आपको अक्षर पटेल को मिली है उप कप्तान की कमान। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और ईशान किशन, ये चौंकाने वाला नाम इस टीम में शामिल हो गया। नागिन जी हमारे साथ हैं। नागिन जी, ईशान किशन एक ऐसा नाम जो कि इस टीम में शामिल हुआ है, ये चौंका रहा है, उसके साथ वो नाम भी चौंका रहा है शुभमन गिल का, जो इस टीम से, स्क्वाड से बाहर है। वैसे मुकुंद, अगर हम टीम पे नज़र डालें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आती है। जो हमारा एनालिसिस है या जो चीज़ें चौंकाने वाली है हमारे लिए, वो ये है कि अक्षर पटेल उप कप्तान बन गए। हार्दिक पांड्या वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स, और अभी उन्होंने बहुत बड़ी जीत दिलाई, सीरीज एक तरीके से हारा हुआ सीरीज जितवाया। उसके बावजूद हार्दिक पांड्या, मतलब एक गुजराती को हटा के दूसरे गुजराती ने रिप्लेस किया है। दिस इज व्हाट इज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया कि अक्षर पटेल को अपने उप कप्तान क्यों बनाया, क्योंकि बात हो रही है वर्ल्ड कप की, और जो लेगेसी हमारे इंडियन टीम की रही है उसमें आपका नाम आता है रोहित शर्मा का, और रोहित शर्मा को रिप्लेस किया है सूर्य कुमार यादव ने। पहली बार वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत सारा प्रेशर। और अब बात करें सबसे बड़ा नाम शुभमन गिल, द स्टार परफॉर्मर, जिसको लोग विराट कोहली से कंपेयर करते थे। द काइंड ऑफ शॉट्स ही प्लेज, जिस तरह का उनका टेम्परामेंट है और जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है हाल फिलहाल में, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स विच इज आउट ऑफ दिस टीम। ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 100 रन और 200 रन भी मारे हैं, बिल्कुल, और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। बट भारत में जिस तरह से आईपीएल के बाद इतने सारे प्लेयर्स उभर कर आए हैं, उसमें सरवाइव करना ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल रहा है। इंजरीज एंड काफी सारी चीजें। ऋषभ पंत ऑफ कोर्स जो अपने इंजरी के बाद अभी भी काफी झेल रहे, कप्तानी जो उन्होंने की हमारे टेस्ट मैच में, उसकी वजह से उनका नाम भी काफी खराब हुआ, उनके रेपुटेशन पे भी काफी असर पड़ा है। लेकिन टी20 हम जानते हैं कि भारत में अब ऐसा हो गया है कि टेस्ट के लिए अलग टीम है, आपका वनडे के लिए अलग टीम है, और फिर टी20 के लिए अलग टीम है। हाउएवर, पूरे टीम की जब हम बात करें तो एक चर्चा ये भी होती है कि हमारे जो नए कोच हैं उनका रुझान किस तरफ है, वो किसको चाहते हैं टीम में। मतलब इस कदर की भी बातें होने लगी कि यादव को कप्तान बनाया, या जात की बातें, धर्म की बातें, शमी कहाँ है, बुमराह अब केवल टी20 ही खेल रहे हैं। बुमराह जो कि दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर्स कहे जाते हैं, तो उनको आप केवल टी20 खिला रहे हो। तो बहुत सारी बातें चर्चा करने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा नाम आई थिंक शुभमन गिल का है, जो कि मिसिंग है। उनको शायद स्क्वाड में रखना चाहिए था डिस्पाइट हिज बैड परफॉर्मेंस। अगर बैड परफॉर्मेंस की बात आती तो फिर आपने सूर्य कुमार यादव को कप्तान क्यों बनाया, उनका भी फॉर्म में है लेकिन रन तो नहीं बना पाया। बिल्कुल, अगर कहा जा रहा है कि शुभमन गिल को अपनी खराब फॉर्म का खामियाजा भुगतना पड़ा है इस स्क्वाड से बाहर रहते हुए, तो सूर्य कुमार यादव की अगर परफॉर्मेंस पे हम नजर डालें तो 5, 12 और 1-2 रन ऐसे नजर आएंगे। आप अगर ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज देख लेंगे, बतौर कप्तान इतने ही रन निकले हैं बल्ले से। कप्तान है, अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो आपके ऊपर ऑलरेडी एक मेंटल प्रेशर बन जाएगा कि भैया मैं खुद तो परफॉर्म कर नहीं पा रहा, तो मैं अपनी टीम को कैसे आगे ले जाऊं। उसके बाद पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, भारत की टीम है, 20 टीमें खेल रही हैं, बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। तो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल पहुंचना इज नॉट द चैलेंज। सेमीफाइनल तक वी एक्सपेक्ट दैट भारत की टीम जरूर पहुंचेगी। इफ थिंग्स आर फाइन, वी आर प्लेइंग इन इंडिया, तो उसका फायदा तो ऑफ कोर्स हमें होना भी है। और टीम हमारी वर्ल्ड कप विनर टीम रही है, बट वो पूरी चेंज्ड टीम है। वही जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम जो है वो नहीं खेल रही, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बदल दिए गए हैं। एंड नए कैप्टन के साथ वर्ल्ड कप फिर से जीत जाना विद द काइंड ऑफ टीम दैट ऑस्ट्रेलिया हैज, क्योंकि हम उनसे हारते हैं तो हम वो मेंटल स्ट्रेंथ में हारते हैं, परफॉर्मेंस में नहीं हारते या फिटनेस में हारते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज सबसे बड़ा जो दारोमदार होगा वो सूर्य कुमार यादव पे होने वाला है कि एज अ कप्तान वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, और वो अपनी टीम को कितना ज़्यादा मोटिवेट कर पाते हैं अपने खुद के परफॉर्मेंस से। अगर 1-2 पारी उन्होंने विनिंग पारी खेल दी शुरुआत में,
तो आई थिंक कि पूरा मामला बहुत ही आसान हो जाएगा इंडियन टीम के लिए और वो ज़रूर फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे। बाकी अपने आप में सूर्या को अपनी परफॉर्मेंस पे काम करना होगा। अच्छी बात नागिन जी ने यहाँ पर कही कि अगर हम कंपैरिजन देखें नागिन जी, पिछला यानी कि 2024 का जो हमने फाइनल खेला 29 जून को, उसके बाद इस स्क्वाड में कितने अंतर है, तो मैं देखूंगा इसमें पहले तो 2 बड़े नाम जो सबके आइकन कहे जाते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा इस टीम में नहीं है, लेकिन 7 खिलाड़ी अब भी नागिन जी इस टीम में वही है जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप जिताया बारबाडोस में 2024 का। इसमें अगर मैं नाम का जिक्र करूं तो सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे भी टीम का हिस्सा है, जडेजा नहीं है, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और बुमराह, यानी कि 7 खिलाड़ी जिसमें से गेंदबाज आपको ज्यादा नजर आएंगे। हालांकि हार्दिक का, अर्शदीप का वो लास्ट ओवर परफॉर्मेंस हमें नहीं भूलना चाहिए, इन सब का नाम शामिल है। पर बार बार जिक्र वही आता है जो नागिन जी कह भी रहे हैं कि सूर्या कितना इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि आप कप्तान हैं, आप ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्पेकुलेट करने का कोई मतलब नहीं बनता, बट ऑफ कोर्स हमें इसको एनालाइज जरूर करना चाहिए कि क्या टीम को हमने चुना है। और जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो आदमी गलत ऑप्शंस भी कभी कभी ले सकता है, लेकिन आप इतना ज्यादा इस तरीके से नहीं डिसाइड कर सकते। और सबसे बड़ी चीज होगी भारत और पाकिस्तान का जब मैच होगा, अगर पाकिस्तान से हम जीत जाते हैं तो एनीवे लोग फिर बोलेंगे कि भैया सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं। हालांकि वही फिर वही जिक्र आएगा कि कोई राइवलरी नहीं है, और जिस तरह से टीम ये डिजाइन हुई है ना, जब तक कोई बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो जाए ये टीम आपको वर्ल्ड कप जीतती ही नजर आएगी। नागिन जी ने बात की, दर्शकों को एक बड़ी बात बता देनी चाहिए, एग्जैक्टली जो भारत और पाकिस्तान के मैच की बात है, भारत और पाकिस्तान का मैच इंडिया में नहीं हो रहा, वो कोलंबो में हो रहा है। तो जो जिस तरह का जोश हम देखते हैं वो शायद अब फैंस वहां भी नजर आएंगे। ये ब्लू जो सी हम कहते हैं, पूरा नीला समंदर हर जगह नजर आता है इस टीम के सपोर्ट में। कोलंबो इसलिए क्योंकि भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से मेजबानी कर रहे हैं इस T20 वर्ल्ड कप 2026 की। भारत के ग्रुप मुकाबले में अगर नजर डालें तो 7 फरवरी से इस मिशन की, इस अभियान की शुरुआत होगी। यूएसए के खिलाफ पहला मुकाबला भारत में ही मुंबई में खेला जाएगा। 12 फरवरी नामीबिया दिल्ली में मुकाबला होगा। 15 फरवरी का वो ब्लॉकबस्टर मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो में होगा, यानी कि श्रीलंका में आपको देखने को मिलेगा वो मैच। 18 फरवरी को नेदरलैंड्स। मीम्स की 15 फरवरी को मैच है, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे है। ओह वाह। सो हम देखेंगे कि किस तरह के मीम्स, लोग कितना क्रिएटिव हो पाते हैं और किस तरह के मीम्स बनाते हैं भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर। बिल्कुल, जैसा कि नागिन जी ने शुरू में आपको बताया भी था कि 20 टीमें इस बार 2026 में इस मुकाबले में भिड़ती नजर आएगी। आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी मजबूत टीमों का आप कह सकते हैं। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएसए, नामीबिया, नेदरलैंड्स अनुभवहीन टीम्स हैं। लेकिन ग्रुप बी आप अगर देखें, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे भी कई बार T20 में पटकनी देना जानती है और इस बार इनको क्वालिफिकेशन मिली है, तो किस तरह टक्कर देती है बड़ी टीमों को वो देखना दिलचस्प होगा। आयरलैंड, ओमान का नाम ग्रुप बी में है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पर अगर आप नजर डालेंगे तो इंग्लैंड नजर आएगी ग्रुप सी में सबसे ऊपर, वेस्ट इंडीज, इटली, बांग्लादेश और नेपाल का नाम ग्रुप सी में। ग्रुप डी में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका, जो कि भारत से अभी सीरीज हार कर जा रही है, इनको भी अपने ऊपर काफी काम करना होगा, होमवर्क करना पड़ेगा। उसके बाद कैसी परफॉर्मेंस देते हैं वो देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा का नाम ग्रुप डी में शामिल है, यानी कि 20 टीमों का ये पूरा आपको अगर आप इसमें से टीमें देखें जो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है, अफगानिस्तान ऑफ कोर्स उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था पिछले वर्ल्ड कप में भी, और लगातार उनके पास प्लेयर्स भी हैं, 4-5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मैच विनिंग प्लेयर्स हैं। फिर आप इसमें देखें ओमान की टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, यूएसए की टीम ने थोड़ा अपना चैलेंजिंग तरीका खेलने का दिखाया था, और उसमें ज्यादातर जो है वो इंडियन एंड पाकिस्तानी ही यूएसए की टीम में खेल रहे होते हैं। नाम अगर आप उसमें सुनेंगे तो वो इंडियंस नेम ही आपको ज्यादा नजर आएंगे। सो कुछ टीमें हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगी और उम्मीद है कि हमें ऐसे मैचेस देखने के लिए मिलेंगे जिसे देखकर मजा आएगा। फिर अभिषेक शर्मा जो जिस तरह से उभरे हैं, अब ये देखने को होगा कि वो किस तरह से खेलते हैं और कितने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं, क्योंकि उनके पास होंगे काफी सारे मैचेस खेलने के लिए और बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स बनाने के लिए। सबसे पहले गिल पर ही बात कर लेते हैं। गिल को लेकर कहा जा रहा है कि आपकी खराब फॉर्म का खामियाजा आपने भुगता है और स्क्वाड से आप बाहर हो गए हैं। उसके साथ ही खराब फॉर्म की जब बात आती है तो तमाम ऐसे नाम हैं, आपसे जानना चाहेंगे हम कौन से वो मुख्य नाम जो अभी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में तैर रहे हैं। साफ तुलना की जा रही है कि गिल अगर अपनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से बाहर है तो आगे ये दूसरे खिलाड़ी जिसमें सूर्या का नाम सबसे ऊपर है, इनको जगह किस बिहाफ पे मिली? मुकुंद, देखिए 2 ही प्लेयर्स हैं जिनके नाम के आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह जो है वो शुरुआत से लगा हुआ था, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल।
जाहिर तौर पर क्योंकि सूर्य कुमार यादव टीम के कप्तान हैं, आपने 2024 विश्व कप जीतने के तुरंत बाद ही अनाउंस कर दिया था कि हार्दिक पांड्या नहीं, सूर्य कुमार यादव जो है वो अगले विश्व कप तक भारत की कप्तानी करेंगे। तो टीम इंडिया को लीड करने का जो फैसला था तत्कालीन, जब नए नए कोच बने थे गौतम गंभीर, तब उन्होंने तुरंत ले लिया था। मुझे याद है, मैं जब भारतीय टीम 2024 में विश्व कप जीत करके आई थी, मैं मुंबई में था। मैंने सूर्या के जो चाइल्डहुड कोच हैं अशोक असवलकर सर, उनसे भी मैंने मुंबई में बात की, तो उन्होंने भी बोला था कि आगे आगे देखो होता है क्या, और उन्होंने ज़रूर हिंट किया था कि सूर्य कुमार यादव जो है, क्योंकि गंभीर के साथ वो पहले खेल चुके हैं, उनके साथ काम कर चुके थे, आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेल चुके थे, तो गंभीर और सूर्या का जो एक बॉन्ड था वो काफ़ी पुराना था, रिश्ता बहुत पुराना था। और कहीं ना कहीं गंभीर को हार्दिक पांड्या कप्तानी के रोल में फिट होते हुए नहीं दिख रहे थे, और इस वजह से वहाँ पे फैसला ले लिया गया था। जो सिलसिला शुरू हुआ वो सिलसिला आगे भी बढ़ा। हमने देखा इस साल जब एशिया कप हुआ, वहाँ पर भी कप्तान रहे सूर्या, और आप टूर्नामेंट के या मेगा इवेंट के जस्ट पहले आप कप्तान के पोजीशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। फॉर्म अगर खराब रहा या विश्व कप में उम्मीद के मुताबिक अगर सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन नहीं होता है, तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे, या हो सकता है सूर्या की छुट्टी भी हो जाए। एक बात हमें और भी ध्यान रखनी चाहिए कि युवा नहीं है सूर्या भी 33-34 क्रॉस कर रहे हैं, और हर किसी को ये लग रहा था कि ये खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ अभी जिस तरीके का इनका हालिया फॉर्म है T20 के लिए ही बने हुए हैं, और T20 विश्व कप खत्म होने के बाद शायद इनकी तरफ से BCCI जो है वो आगे की टीम जो युवाओं की तरफ है वो देखना शुरू करेगी। लेकिन अगर हम बात करें विश्व कप की, तो क्योंकि सूर्य कुमार यादव कप्तान हैं, उनकी जगह ज़रूर बनी हुई है। जाहिर तौर पर 2025 में जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है, हमने कल भी देखा 5 रन बना करके वो आखिरी 5वें T20I में भी साउथ अफ्रीका के विरुद्ध वो आउट हुए, और कहीं ना कहीं शॉट सिलेक्शन पर भी बार बार आलोचना उनकी हो रही है। इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम अनाउंसमेंट के बाद उनसे पूछा भी गया, तो उन्होंने ये एक आश्वासन दिया है कि मेरा फॉर्म जो है वो वापस आएगा, और मैं बेहतर प्रदर्शन बतौर बल्लेबाज भी करूंगा, ना सिर्फ बतौर कप्तान करूंगा। गिल की अगर आप बात करें तो गिल का ज़रूर दिल टूटा है, और उनके साथ साथ और भी लोगों का दिल टूटा होगा जो गिल को बहुत अच्छी तरीके से बैक कर रहे थे, और सबको कहीं ना कहीं ये इशारा जा रहा था कि गिल जो है वो, क्योंकि आप जो लीड टूर्नामेंट के लीड में जो आप सीरीज़ खेल रहे हैं, बायलैटरल खेल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आपको देखा जा रहा है। लेकिन दो चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं सामने आई। एक तो उनकी फिटनेस से भी शायद वो जूझ रहे हैं, कल भी उनको खेलने का मौका नहीं मिला, उनकी जगह संजू सैमसन आए, और संजू सैमसन जब भी आते हैं वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब ज़रूर करते हैं। तो अच्छी बात है संजू सैमसन के लिए कि अब वो स्क्वाड में भी हैं, और एक श्योर शॉट ओपनिंग पोजीशन भी उनको मिलती हुई नजर आ रही है बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज। लेकिन गिल का हालिया फॉर्म और उनकी फिटनेस दोनों ही कहीं ना कहीं कंसर्न थी, और चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी अजीत अगरकर ने बोला कि अनफॉर्चुनेट है कि गिल को इस टीम से जस्ट बिकॉज उनके नंबर्स, उनका हालिया फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, हमें उन्हें हटाना पड़ रहा है। और उन्होंने ये भी ऐड किया कि वो 2024 की टीम का भी हिस्सा नहीं थे विश्व कप की, क्योंकि शायद उस वक्त भी जिन बल्लेबाजों की हमें ज़रूरत थी उसकी फहरिस्त में वो फिट नहीं बैठते थे। तो ये शायद दो ऐसे नाम हैं जिन पर ज़रूर लोगों का हमेशा से शायद एक गुस्सा भी फूट रहा था कि कुछ ऐसे मेरिटोरियस कैंडिडेट भी थे जिनको जगह नहीं मिल रही थी, जबकि वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। उनमें सबसे बड़ा नाम यशस्वी जायसवाल का है, बिल्कुल उनको भी जगह नहीं मिली है। ईशान किशन डोमेस्टिक सर्किट में बहुत ज़्यादा रन्स बना रहे थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो अभी खत्म हुई है, जिसमें वो झारखंड के कप्तान भी थे, फाइनल में 45 गेंद पर उन्होंने शतक भी लगाया, और 2 शतक उनके इस टूर्नामेंट में आए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी दावेदारी और ज़्यादा पेश की। और भूलना नहीं चाहिए कि ये विश्व कप भी भारत में ही हो रहा है, और ऐसे में इन परिस्थितियों में रिसेंसी फैक्टर भी कहीं ना कहीं काम आई है। लेकिन रिसेंसी फैक्टर अगर काम आ रही थी तो पास्ट में आपकी जो चयन थी खिलाड़ियों की या टीम की जो संरचना थी, उससे काफ़ी भिन्न दिख रहा है T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड। बिल्कुल अंतिम सवाल ही मैं कहूँगा, और कोई कमेंट चाहूँगा आपका। गौतम गंभीर को लेकर बड़ी चर्चा है कि एक बार फिर वो चहेते वाला कोटा सा नज़र आ रहा है, और गेंदबाजी हमारा स्क्वाड
फास्ट बॉलर्स को लेकर स्पेशली ये सवाल उठ रहे हैं, वहाँ पर कैसे देख रहे हैं इस स्क्वाड को जो कि 2026 में खेलती नजर आएगी? दोनों सवालों के जवाब में जानना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है शायद ये इस स्क्वाड में एक और फास्ट बॉलर होना चाहिए था। वो शायद मोहम्मद सिराज हो सकते थे, वो शायद आकाशदीप हो सकते थे, वो शायद मुकेश कुमार हो सकते थे, वो शायद मोहम्मद शमी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। लेकिन एक अदद फास्ट बॉलर की शायद मुझे यहाँ पर कमी ज़रूर लगती है। आप बहुत ज़्यादा स्पिनर्स के साथ लोड होकर के जा रहे हैं विश्व कप में। उन स्पिनर्स ने कुछ भी खराब नहीं किया है, लेकिन आप घर पर खेल रहे हैं। आपको अगर किसी खिलाड़ी को इंजरी अगर होती है तो रिप्लेसमेंट की आपके पास सुविधा है। तो आपको कोई एक बड़ी भारी भरकम आपको टीम अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं थी। 17-18 मेंबर की जो टीम, जब आप विदेश में जब या ओवरसीज जब कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होता है तो आप 2-3 बैकअप खिलाड़ी भी लेकर के चलते हैं। यहाँ वो परेशानी नहीं थी। मुझे लगता है कि एक अतिरिक्त और फास्ट बॉलर होना चाहिए था कहीं अगर आपको ज़रूरत पड़ती, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि ड्यू भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगी T20 विश्व कप के दौरान, और ऐसे में स्पिनर्स की थोड़ी ज़्यादा पिटाई हो सकती है। कल भी हमने देखा था 235 रन डिफेंड करने में परेशानी टीम इंडिया को हो रही थी। दोनों तरफ पिटाई हुई है गेंदबाजों की, और चाहे अहमदाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे धर्मशाला हो, इन सब जगह भारत के किसी भी अगर आप कोने में जा रहे हैं, स्पेशली आप नॉर्थ में खेल रहे हैं, तो आपको ओस के साथ, ड्यू के साथ आपको रूबरू होना पड़ेगा। और उसके पास उसको काउंटर करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? शायद एक अतिरिक्त फास्ट बॉलर हो सकता था। आपने जो कोटा वाली बात की है, तो जाहिर तौर पर इस टीम में कोटे के तौर पे अगर आप देखें तो हर्षित राणा की एंट्री हो रही है, क्योंकि वही एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने अब तक अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे साबित नहीं किया है। हर्षित राणा की जगह शायद मोहम्मद सिराज को मिल सकती थी, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी बेहद शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। पिछले विश्व कप में भी आपके लिए वो बेहद शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, और कोई खराब प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया है जिसकी वजह से वो टीम से बाहर है। और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको शायद प्रदर्शन के आधार पर टीम में अंदर या बाहर नहीं किया गया। अगर प्रदर्शन की ही बात रहती तो जितेश शर्मा ने कोई पाप नहीं किया था। उनको आप टीम में लेकर के आते हैं, आप उनको विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे रखते हैं, संजू सैमसन से पहले वो खेलते हैं। जस्ट बिकॉज गिल की इंजरी होती है, ओपनिंग कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करना होता है, इसलिए आप संजू सैमसन को आप ऊपर लेकर के आ रहे हैं और जितेश शर्मा की आप छुट्टी कर देते हैं। रिंकू सिंह शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे कि उनका रोल क्या रहने वाला है आने वाले विश्व कप में। क्या वो खेल भी पाएंगे या नहीं, प्लेइंग 11 में उनको किसी मुकाबले में जगह मिलेगी भी या नहीं, ये भी देखने वाले बात है, क्योंकि उन्होंने भी हाल फिलहाल में कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रदर्शन किया नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये जो बेंच वाले जो प्लेयर्स थे, जो आगामी न्यूजीलैंड के साथ 5 मुकाबलों की सीरीज है जो 11 जनवरी से भारत में शुरू होगी, पहले 3 ओडीआईज खेलेंगे, उसके बाद 5 T20 खेलेंगे, उनमें ये जो फ्रिंज प्लेयर्स है जिनको इतने मौके नहीं मिले, चाहे वो रिंकू सिंह हो, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे इसके अलावा आप बात करें तो ईशान किशन हो, जिन्होंने बहुत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेला है, और इसके अलावा अक्षर पटेल भी अभी वो इंजरी के चलते बाहर हैं और उनको फिर से कप्तान तो नहीं बनाया, उप कप्तान बना दिया जाता है। हालांकि आपकी अगर आप स्क्वाड की तरफ देखें तो अगर गिल एब्सेंट थे तो शायद हार्दिक पांड्या भी उप कप्तान हो सकते थे, क्योंकि विश्व कप 2024 में वो टीम के उप कप्तान भी थे, और फाइनल में जिस तरीके का उनका प्रदर्शन था बल्ले और गेंद से, उसने बहुत अहम भूमिका भी निभाई। और कल भी हमने देखा 16 गेंद पे 50 भी जड़ा, एक विकेट भी चटकाया उन्होंने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज, और सही समय पर पीक करना किसी खिलाड़ी के लिए जो जरूरी होता है वो हार्दिक पांड्या सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नेतृत्व वाली जो जिम्मेदारी है वो नहीं दी जा रही है। तो कुछ खिलाड़ी हैं जिनको जरूर थोड़ा सा फेवरेटिज्म मिला है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ये जो भी फेवरेटिज्म रही थी वो अब यहाँ खत्म हो जाए और खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में, एकादश में उनके मेरिट के हिसाब से पिक किया जाए। हालांकि हम ये मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगा कि जो टीम सिलेक्ट हुई है मुकुंद, ये बहुत अच्छी टीम है, बैलेंस टीम है। बस एक शायद और फास्ट बॉलर हो जाता है तो शायद और ज़्यादा बेहतर लगने लगती, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसको प्लेइंग 11 में लाना ही होगा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास एक विकल्प के तौर पे वो फास्ट बॉलर मौजूद रहता। लेकिन अभी अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या, थोड़ी बहुत आप गेंदबाजी शायद आप शिवम दुबे से भी करवाएंगे, क्योंकि वही एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनके पास ज़्यादा पेस नहीं है। उसके अलावा अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा, ये 3 ही आपके पास स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स मौजूद है। बिल्कुल, तो ये था भारतीय टीम की
2026 का T20 फॉर्मेट वाला वो स्क्वाड जिसमें तमाम खूबसूरती है तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं हैं, जैसे फास्ट बॉलिंग को लेकर अविनाश ने जिक्र किया, फेवरेटिज्म को लेकर, चहेतेपन को लेकर जो शिकायतें आपकी भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस स्क्वाड को लेकर, टीम इंडिया की परफॉर्मेंस, मौजूदा परफॉर्मेंस को लेकर और उम्मीदों को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, अपनी राय वहाँ ज़रूर दीजिएगा। हमारे साथ थे अविनाश जी, मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.